हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज का वीडियो भिन्न भिन्न चुनाव प्रणालियों पर आधारित है। लोगों को इन चुनाव प्रणालियों को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। जो हमारा ये इलेक्टोरल सिस्टम में जितने मेथड हैं उन सब को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पर वीडियोस लाती रहती हूँ। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे जो निर्वाचन प्रणालियाँ हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं उनको देखेंगे। तो जैसे कि देखेंगे हम आज सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, पृथक मतदान क्षेत्र, आरक्षित मतदान क्षेत्र, बहुल मतदान और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो जो हमारा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंतर्गत दो तरह की मेथड आते हैं, दो सिस्टम लिए जाते हैं। पहला है सूची प्रणाली। सूची प्रणाली में ये जो है और सूची प्रणाली, और दूसरा है हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये दो आती हैं हमारी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सूची प्रणाली होती है, तो जो हमारी ये सूची प्रणाली है ये दो प्रकार की होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र बना दिया जाता है, पूरा एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाता है। और इसमें जो दल होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उनको वोट दिया जाता है, कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता है। ये जो पार्टीज़ होती हैं वो प्रेफरेंस बेसिस पर क्या करती हैं कि अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनकी चुनाव से पहले ही उनकी लिस्ट तैयार करके डिक्लेयर कर देती हैं। उम्मीदवारों के नाम जो है डिक्लेयर कर देती हैं प्रेफरेंस बेसिस पर, यानी कि जब वो जीतेंगे तो उम्मीदवार को टॉप से उठाएंगे। ये नहीं कि बीच से कहीं से भी कोई उम्मीदवार उठा लिया। अगर 2 सीट जीतेंगे तो ऊपर के यानी कि टॉप के 2 उम्मीदवार ही सबसे पहले वो उसमें पावर में आएंगे। तो इसे बोलते हैं प्रेफरेंस बेसिस पर, यानी कि उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही उनको सीक्वेंस में नाम चुनाव के पहले ही डाल देना होता है, और चुनाव के पहले ही अपने उम्मीदवारों की नाम की लिस्ट घोषित कर देनी होती है। और इसमें क्या होता है सूची प्रणाली में कि किसी दल को जितना प्रतिशत वोट मिलेगा उतनी ही सीटें उसे पार्लियामेंट में मिल जाती हैं। ऐसा अपने इंडिया में जैसे होते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट वोट मिलने वाला जीत जाता है, बाकी चाहे जितने भी परसेंटेज वोट जो होते हैं वो उससे कोई मतलब नहीं होता किसको कितना परसेंटेज मिला। जो हाईएस्ट जिसको वोट मिले वो जीत गया, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जितना प्रतिशत जिस पार्टी को वोट मिलेगा वो उतना ही जो है सीट पार्लियामेंट में पाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे किसी देश में 1000 लोगों की जनसंख्या है और 100 सीटें वहाँ पार्लियामेंट में हैं। तो पार्टी ए, हम यहाँ पर 4 पार्टियाँ ले लेते हैं। ये क्या करेंगी कि चारों पार्टियाँ मान लिया अपना, और 100 सीट है तो 100 ये जो उनके उम्मीदवारों की लिस्ट होगी, इसमें लिस्ट में ये 100 नाम डाल देंगी प्रेफरेंस बेसिस पर। ऐसे बी पार्टी भी डालेगी, सी भी डालेगी, डी भी डालेगी, और पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, यानी कि उनको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जाएगा। पूरे देश में एक साथ मतदान होंगे, एक की चुनाव क्षेत्र उसको माना जाएगा। तो माना कि पार्टी ए जो है 200 वोट पाती है, 1000 में 200 वोट पा जाती है। तो कितना हुआ, ये 20% हुआ। तो अब ये 20 सीट इसको पार्लियामेंट में मिल जाएंगी। तो ऊपर से 20 कैंडिडेट की जो पहले से इन्होंने कर रखी है, लिस्ट डिक्लेयर कर रखी, उसमें से टॉप जो है टॉप टू डाउन चलेगा। ये टॉप के जो है 20 कैंडिडेट को सत्ता में आ जाएंगे, उनको सीट मिल जाएगी पार्लियामेंट में। ऐसे बी पार्टी में है, ये क्या है 100 वोट्स इसको मिले हैं 1000 में, तो यानी कि 10% सीट का मतलब कि 10 सीट्स। तो इसको ये 10 कैंडिडेट यहाँ से निर्वाचित हो जाएंगे इस पार्टी से, और ये पहुँच जाएंगे। ये भी टॉप टू डाउन ही होगा। यहाँ से 400,000 वोट में से मिलेंगे, तो क्या हो 400 का
40% हो जाएगा सीट, 40% का मतलब 40 सीट्स, तो सी पार्टी को 40 सीट्स मिल जाएंगी और 40 टॉप से जो है 40 कैंडिडेट उठा लिए जाएंगे, यानी कि 40 कैंडिडेट को निर्वाचित कर दिया जाएगा। ऐसे ही डी में भी क्या है, 300,000 में से पाए तो यानी कि 30% सीट मिली इनको, 30% का मतलब 30 सीट्स मिली हैं, तो 30 सीट्स मिली, तो यहाँ 30 कैंडिडेट यहाँ भी जो है आ जाएंगे सत्ता में। अब इसी तरह से क्या होता है कि इनका जो है ऐसे इन सभी पार्टीज़ को, इन सभी ये जो दल हैं, इन सभी दलों को इनके जितना ये प्रतिशत वोट वहाँ पर प्राप्त करते हैं चुनाव में, उसी प्रतिशत के अकॉर्डिंग इनको पार्लियामेंट में सीट मिल जाती है और इसमें जो है कैंडिडेट जो डिक्लेयर होते हैं पहले से ही उनको निर्वाचित करके भेज दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, पार्टी को वोट दिए जाते हैं, कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है वोट। अब टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 बहुत थोड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे टाइप 1 में पूरा देश ही एक चुनाव क्षेत्र होता है, यहाँ पर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं गठित की जाती हैं, कि यानी कि देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उसके अंदर मल्टी मेंबर यानी बहुत सारे मेंबर जो है चुने जा सकते हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने मेंबर चुने जाने होंगे उतने सभी पार्टियां उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उतने मेंबर्स को लिस्ट बना करके वो भी पहले ही चुनाव के पहले डिक्लेयर कर देंगी। किसके आधार पर, कि जितने उम्मीदवार जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने उम्मीदवार चुने जा रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उतने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है प्रेफरेंस बेसिस पर, आपको बता रखा प्रेफरेंस बेसिस मैंने, उसको डिक्लेयर कर देंगी। तो जैसे कि ये है ए पार्टी, ये बी हो गई और ये सी हो गई। तो इन्होंने क्या किया, या मान लिया किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 तक है तो इन्होंने 10 तक लिस्ट बना दिया और उसको घोषित कर दिया। इन्होंने भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 है तो 12 तक बना दिया और घोषित कर दिया। तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने सीट होंगी उतनी उम्मीदवार उसकी लिस्ट को प्रेफरेंस बेसिस पे डाल करके और डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हमारे चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार होंगे, और जितना परसेंट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने परसेंट उनको वोट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर सीट मिल जाएगी। तो ये सिर्फ वही है कि अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो है पूरे क्षेत्र को एक चुनाव का मतलब एक ही क्षेत्र रखा जाता है, इसमें कई सारे क्षेत्रों में देश को बांट दिया जाता है। ये पुर्तगाल और अर्जेंटीना में जो टाइप 2 है, पुर्तगाल और अर्जेंटीना वगैरह में फॉलो किया जाता है। और जबकि ये जो है जो आपका ये पहला है ये इज़राइल, नीदरलैंड, ये जो टाइप 1 है ये इज़राइल, नीदरलैंड, इन सब में पूरे देश को एक ही मतलब चुनाव क्षेत्र के रूप में जो है देखा जाता है और किया जाता है। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर दी जाती है और वहाँ पर नहीं डिवाइड होती है। अब हम देखेंगे इसके देख लेते हैं मेरिट एंड डिमेरिट। तो अगर हम इसकी मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट क्या हो जाता है कि पूरे समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कि यानी कि इसमें चाहे कोई वर्ग कम संख्या में हो चाहे ज़्यादा संख्या में हो या फिर कोई डोमिनेट कर रहा हो, तो कैसा भी वर्ग हो कैसा भी समाज हो वो, तो सारा जो है सभी समुदाय सभी कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होता रहता है। जबकि इसमें डिमेरिट क्या है, अगर डिमेरिट की बात करते हैं तो राजनीतिक स्थिरता में कमी आ जाती है, कि जब इतने सारी पार्टीज़ वहाँ पर पहुँचती हैं, देखो कोई भी बहुमत में नहीं है, तो इनको क्या होता है वहाँ पर कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है, तो स्थिरता की कमी रहती है वहाँ पर। ये इनकी मेरिट और डिमेरिट हो गए हैं। अब हम देखेंगे एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ये क्या है, ये इंडिया में यूज होती है कहाँ पर, राज्यसभा और कौन है विधान परिषद और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों के जो है इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होते हैं और एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसको किया जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो डेनमार्क के जो कार्ल आंदे थे उन्होंने सबसे पहले एकल संक्रमणी मत प्रणाली को 1793 में प्रस्तुत किया था। ये मंत्री थे, कहाँ के मंत्री, डेनमार्क के मंत्री थे कार्ल आंद्रे।
और जो थॉमस हेयर थे उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, इसी एकल संक्रमणी मत प्रणाली को मॉडिफाई करके 1851 में इंग्लैंड में इसको जो है प्रस्तुत किया। और इसलिए हेयर सिस्टम, इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, हेयर सिस्टम भी बोलते हैं। एकल संक्रमणी मत प्रणाली को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो अब हम इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। क्या समझते हैं, जैसे कि ठीक है हमने प्रेसिडेंशियल जो है इलेक्टोरल को लिया एग्जांपल के रूप में, तो इसमें मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि जो लोग देने वाले हैं वो कितने हैं, 100 लोगों को वोट देना है, वैलिड वोट जो हैं 100 हैं। और टोटल नंबर ऑफ सीट प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, राष्ट्रपति तो इंडिया में एक ही है, तो 1 + 1 100 कितने हुए, ये 100 हो गया आपका, 100 हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट, वैलिड वोट। और ये 1 जो हो गया, सीट कितनी है आपके पास, राष्ट्रपति एक ही होता है तो 1 सीट हो गई, और प्लस जो ये 1 है ये +1 हो गया। और यहाँ पर आकर के एक प्लस वहाँ यहाँ पर फ्रंट में और लगाना है, यानी कि लास्ट में जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो +1 आपको वहाँ पे ऐड करना होगा। अब ये क्या हो रहा है कि इसको 100 डिवाइडेड बाई 2, +1 + 1 2 हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 2 और +1 तो आ जाएगा 51, यानी कि 51 वोट्स जो हैं ये स्कोर करने पड़ेंगे किसी कैंडिडेट को विनर होने के लिए, विनर घोषित करने के लिए। और यही है इलेक्टोरल कोटा, यानी कि इलेक्टोरल कोटा में क्या होता है, 50% से अधिक वोट पाने होंगे अगर किसी कैंडिडेट को विनर घोषित होना है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि MLAs और MPs की वोट की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, वो सब हम किसी और वीडियो में देखेंगे काफ़ी डेप्थ में जा कर के वो चीज़ें। अभी हम सिर्फ इस सिस्टम को समझते हैं कि ये सिस्टम क्या है। और जो वोट की वैल्यू निकलती है वो अकॉर्डिंग टू 1970 के जो जनगणना होती है, 1971 का सेंसस है, जनगणना के अकॉर्डिंग ही वोट की वैल्यू निकलती है। ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो इसको मान लिया कि ठीक है, लेट्स सपोज कि प्रेसिडेंशियल जो है इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, और 4 उम्मीदवार हैं, A B C D 4 उम्मीदवार हैं। अब ये चारों उम्मीदवार को जो है जितने भी वो 100 लोग हैं वोट देने वाले, वो उनको वोट देंगे और प्रेफरेंस बेसिस पर देंगे, यानी कि उनको जो है सभी को वोट देना है। और अपना इनको क्या मिलता है, एक बैलेट पेपर मिलता है, सभी को मिलता है बैलेट पेपर। और ये सबके सामने अपनी प्रेफरेंस टिक करते हैं कि जैसे मान लिया आपको एक बैलेट पेपर मिला, तो आपको क्या है, बी पसंद है, कोई बी बंदा है वो पसंद है, तो आपने क्या किया, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस आपने उसको दे दी। उसके बाद जो डी है, वहाँ पर कोई डी मेंबर है, कैंडिडेट है, उसको आपने सेकंड प्रेफरेंस दे दी। उसके बाद जो है ये सी को आपने थर्ड प्रेफरेंस दे दी और ए को आपने फोर्थ प्रेफरेंस दे दी। समझ लीजिए कि आपका ये बैलेट पेपर है, आपने ऐसे सबको प्रेफरेंस बेसिस पे सजा दिया। और इसी तरह जितने भी वहाँ पे 100 कैंडिडेट होंगे तो सभी जो है प्रेफरेंस बेसिस पर अपने सभी को, कोई ए को प्रेफरेंस फर्स्ट देगा, कोई डी को फर्स्ट देगा, कोई सी को फर्स्ट देगा, ऐसे अकॉर्डिंगली जैसी जिसकी इच्छा होगी वैसे सबको प्रेफरेंस दे देगा। अब माना कि जो 100 लोग थे तो 40 लोगों ने डी को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी, यानी कि 1 उसके सामने 1 टिक किया, यानी 1 का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। और 30 लोगों ने 1 टिक किया सी के सामने, और 10 लोगों ने बी के सामने 1 टिक किया, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। और ए के सामने 20 लोगों ने जो है फर्स्ट प्रेफरेंस का टिक कर दिया। अब हम देखते हैं, देखो किसी को भी इसमें 51 वोट यानी कि 50% से अधिक किसी को भी नहीं मिल रहा है, तो ये 51 ये वोट्स मिनिमम स्कोर करने होंगे। तो अभी देखते हैं, तो हमने क्या, इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट प्रेफरेंस से जो है कोटा पूरा नहीं हो रहा है तो हम सबसे जो कम जिसको वोट मिलते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं और उसके वोट्स को हम सब में सेकंड प्रेफरेंस बेसिस पे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे जो बी के जो ये 10 वोट मिले थे, तो इसमें क्या हुआ कि जब हम बी के सारे जो है बैलेट पेपर को खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें किस लिए खोलते हैं कि हम सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली है तो वो हम जो है उसको लेकर के और फिर हम वो चीज़ें आगे
जो कैंडिडेट बचे हुए हैं A C D उनमें डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा कि जो बी का बैलेट पेपर खोले गए सारे, तो जो है सेकंड प्रेफरेंस 3 लोगों ने ए को जो है सेकंड प्रेफरेंस दी है, 5 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी है, और 2 लोगों ने क्या किया है, डी को सेकंड प्रेफरेंस दी है। यानी कि उनके सामने जैसे ये आपने बी को 1 टिक किया था और डी को 2 टिक किया था। तो ऐसे हमने जब इनके बी के सारे बैलेट पेपर खोले गए तो पता चला कि 3 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दी है ए को, 5 लोगों ने सी को दी है और 2 लोगों ने डी को दी है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये डी को 2 वोट्स और मिल गए तो यहाँ पर 42 हो गया, और यहाँ सी को 5 मिल गया तो 35 हो गया, और ए को मिल गए 3 तो 23 हो गए। लेकिन किसी का अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेकेंड स्टेज पर। अगर हम सेकेंड स्टेज पर जाएंगे फिर देखेंगे हम सेकेंड प्रेफरेंस को हम फिर देखेंगे। तो इसके हैं, अब हम कौन बचा है हमारे पास, उसके बाद ये ए आ गया, ये सबसे इसके पास लीस्ट वोट हैं, तो हमने इसके 20 वोट्स हैं। अब इसने क्या, इसके भी हम बैलेट पेपर खोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझ लो एक ये बैलेट पेपर खोला है, तो इसमें क्या है कि ए तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेकंड प्रेफरेंस देखी जा रही है, तो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रखी है, तो ये तो दौड़ में है ही नहीं। और बी को यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस दी गई है, लेकिन बी क्या है, निकल चुका है, वो पहले ही रेस से बाहर हो चुका है, तो उसको भी हम काट देंगे। तो क्या करेंगे, बी को जो जिस बैलेट पेपर में बी को सेकंड प्रेफरेंस दी गई है, तो बी दौड़ में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसकी जगह पर सेकंड प्रेफरेंस की जगह पर थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। जैसे कि इसमें बी को सेकंड प्रेफरेंस, ये बैलेट पेपर खोला गया, बी को सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर मिल रखी है, लेकिन बी यहाँ पर रेस में नहीं है, तो हम क्या गए, उससे एक नीचे आ गए, थर्ड प्रेफरेंस पर आ गए, जिसमें बी को सेकंड प्रेफरेंस मिली है उसमें हम क्या किए, हमने उसके एक नीचे आकर के थर्ड प्रेफरेंस उठा ली, यानी कि डी को यहाँ पर हमने डी को, ये वोट जो है किसको चला जाएगा, डी को, क्योंकि डी को थर्ड प्रेफरेंस मिल रखी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 20 हैं तो बी को मिले यहाँ पर 8, बी को मिले 8 सेकंड प्रेफरेंस मिल रखे हैं, और सी को मिले हैं 10, और ए के जो डी को मिले हैं ये 2 मिले हैं। तो ये सी को 10 चले गए, डी को 2 चले गए, ठीक है। लेकिन जो बी को चले, ये बी के जो 8 मिले हैं, तो अब बी तो रेस में है नहीं, तो बी के जो 8 मिले हैं, फिर हम इनको देखेंगे कि इनकी बी में जो 8 बैलेट पेपर हैं, इनमें थर्ड प्रेफरेंस किसको दी गई। तो जब ये 8 बैलेट पेपर खोले गए, तो इसमें क्या हुआ कि एक में जो है, एक में ये डी को थर्ड प्रेफरेंस मिली है, यानी कि थर्ड प्रेफरेंस सिर्फ एक में मिली है डी को। बाकी की जो है सी को थर्ड प्रेफरेंस 7 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दी है। थर्ड प्रेफरेंस किसको दी है, सी को। तो ये जो है, जब 7 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस सी को दी है, तो ये 7 वोट चले गए सी के पास, और जो है डी के पास क्या हुआ, डी को सिर्फ 1 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दी थी, जिसमें से कि बी को जब बी वाले बैलेट पेपर खोले गए थे। तो अब ये जो है हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं ऊपर आकर के। तो ये जो है, पहले हम डी का जोड़ लेते हैं, 40 इनके पास पहले से थे, प्लस 2 ये मिल गए, ठीक है, हो गए 42, 2 यहाँ से मिल गए 44 हो गए, और एक जो है बी वाले में आकर के जब खोला गया, तो इनको थर्ड प्रेफरेंस में डी को 1 ने किया था, तो ये हो गए 45। तो टोटल हमारे 45 हो गए। अब हम सी का काउंट कर लेते हैं। सी को यहाँ पर मिले थे 30, और फिर हमने ये जब ये बी को जो है एलिमिनेट किया था, तो यहाँ से 5 मिले, 35 हो गए, 30 + 5 35 हो गए। फिर हमको सीधे यहाँ पर जब हमने ए को एलिमिनेट किया, तो यहाँ पर 10 मिल गए, तो 5 10 कितने हो गए, 45 हो गए, 35 10 45 हो गए। अब जब हम बी का बैलेट पेपर देखा, जो कि रेस से बाहर हो चुका था, तो उसके थर्ड प्रेफरेंस में हम लोग गए थे, तो थर्ड प्रेफरेंस में 7 लोगों ने सी को जो है किया था, उसको सी के सामने थर्ड प्रेफरेंस लगाई थी जब बी बैलेट पेपर खोले गए, तो ये 7 हो गए। तो ये हमारे 45 + 7 कितने हो गए, 52। तो अब देखिए, ये डी जो है पहले लीड कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, इसके 45 ही बन रहे हैं, और सी जो है पहले 30 थे इसके पास, लेकिन बाद में जो ओवरऑल वोट मिले हैं
सेकेंड प्रेफरेंस में जा कर के ढूंढे गए हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंस में, तो ये जो है इसने कोटा पूरा कर लिया। तो सी क्या बन गया, ये बन गया विनर, ये विनर बन गया है, सी जो है विनर बन गया है। इस तरह से ये हमारी जो है एकल संक्रमणी मत प्रणाली में वोट ट्रांसफ़र होते हैं और जो है प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आगे हम देखेंगे। आगे देखने से पहले इस वीडियो का भी यदि आपको कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड स्टेज है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको आप रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो मैं आपको एश्योर करती हूँ आपको पक्का सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, मैं उसको फिर से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। तो आगे देखते हैं। अगला है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, वह क्षेत्र जो किसी जाति अथवा समुदाय विशेष के लिए आरक्षित हों, अर्थात उस क्षेत्र से उस विशिष्ट वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र जो हैं पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ा जात के लिए, या जो ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। तो ये वोट तो सभी देते हैं, लेकिन सिर्फ कैंडिडेट उसी समुदाय के खड़े होते हैं, उसी वर्ग से जिसके लिए वो सीट आरक्षित होती है। और एक दूसरा होता है पृथक निर्वाचक मंडल। ये पृथक निर्वाचक मंडल होता है कि केवल एक विशेष समुदाय का प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ता है इसमें, और इस तरह के चुनाव में केवल एक विशेष समुदाय के लोग ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये किस पर है? ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। और इसको किसने किया था? इसको ब्रिटिश ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इसको हटा दिया गया, बोला कि हम पृथक निर्वाचक मंडल नहीं देंगे क्योंकि ये सांप्रदायिकता को बढ़ाएगा, हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र देंगे जिसमें कि जो हमारे जनजातियाँ, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड जो भी हैं जिनके लिए हमें सीट आरक्षित करनी है, उनके लिए हम ये कर देंगे कि उनकी सीट आरक्षित हो जाएगी। वोट सब देंगे, सिर्फ वो बंदे खड़े होंगे जो कि उस वर्ग से होंगे। तो हमारी फिर ये संविधान सभा ने इसको चुना था, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को, और इसको हटा दिया था। फिर अगला होता है बहुल मतदान। जो ये व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न योग्यता और पद के एक ही व्यक्ति, इसमें क्या होता है? एक ही व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न योग्यता, पद तथा हित के आधार पर एक से अधिक मत दे सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है, यदि व्यवसायी है, साथ में वो शहर क्षेत्र का निवासी भी है, ऊपर से वो कर भी दे रहा है, इतनी सारी चीज़ें, एक्टिविटी वो कर रहा है, इतने सारे उसके हित हैं, तो इतने ही मत दे सकता है जितने कि उसके हित हैं, वो उतने मत दे सकता है। इसको बहुल मतदान बोला जाता है। अगला है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या होता है? चुनाव में विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध लोगों के हितों की रक्षा के लिए स्थानों का आरक्षण होता है। जैसे कि वकील, डॉक्टर, छात्र, श्रमिक, व्यवसायी आदि का जो है इन सभी के प्रतिनिधियों को चुनाव में स्थान दिया जाता है, ताकि ये अपना भी हित जो है वहाँ पे रख सकें अपने प्रतिनिधि के द्वारा। अगला होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें जो है क्या होता है? अल्पसंख्यक होते हैं, कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनके अनुपात, यानी कि देश में, क्षेत्र में जितना उनका जनसंख्या का रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग उम्मीदवारों के चुनाव में चुनते हैं। तो जितना उनका रेशियो होता है उतने उम्मीदवार जो है, उम्मीदवारों की सीट वो आरक्षित कर दी जाती है कि हाँ, इतने उम्मीदवार इस अल्पसंख्यक से या इस कमज़ोर वर्ग से हमारे सत्ता में पहुँचेंगे। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप के जो है कॉन्सेप्ट मतदान प्रणाली पर, इलेक्टोरल सिस्टम पे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।